नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे ने दूसरी औरत के चक्कर में आकर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहा, तो पिता ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे के होश उड़ गए। अपने मुंह को चादर से दबाए मीना हुक भर भर कर रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती हुई उसकी सास कमला जी ने कमरे से रोने की आवाज सुनी, तो वह तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई और जाकर जाकर दरवाजे को धक्का मारने लगी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर कमला जी घबरा गई और जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए बहू को आवाज लगाने लगी। सास को घबराया हुआ देखकर मीना ने अपने आंसुओं को छुपाने का भरसक प्रयास करते दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कमला जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? क्या दीपक ने तुम्हें फिर से कुछ कहा है? इतना सुनने की देर थी कि मीना सासू मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तो कमला जी परेशान हो गई। आखिर बात क्या है? इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उन्होंने उसे शांत कराते हुए कहा, तू बताना बेटा, बात क्या है? मेरा तो दम निकला जा रहा है। तो मीना ने रोते रोते एक कागज कमला जी के हाथ पर रख दिया। कमला जी बेचारी अनपढ़ थी, इसलिए वह उसे पढ़ ना पाई। उसने मीना से सवाल किया, ये क्या है बहू, तू ही पढ़कर बता। सब खैरियत तो है ना? मेरी जान निकली जा रही है। कहते कहते कमला जी सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। तो मीना ने कहा, माँ जी, आपके बेटे ने ये तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दे। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहकर मीना फूट फूट कर रोने लगी। तो कमला जी ने सांत्वना देते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या जो तलाक दे दे और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करूंगी, वह समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वह भी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तो चिंता न कर, हम हैं तेरे साथ। तू क्यों परेशान होती है? तलाक की कागज ने कमला जी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें डाल दी। वे उठते हुए उस कागज को लेकर मीना को शांत करके कमरे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे कमला जी अपने पति किशन जी के पास पहुंची तो देखा कि किशन जी सो रहे थे। तो वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर दीपक को हो क्या गया है? वह ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है? आने दी, आज शाम को मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। भले घर के इंसान है, बहू के घर वाले और मीना। मीना तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया है। हमारे घर परिवार को कितना ख्याल रखती है हमारा, और देखने में भी तो बुरी नहीं है ना। ये सब बातें कमला जी के दिमाग में चल ही रही थी कि तभी किशन जी उठ गए। उठकर देखा तो बड़ी चिंतित मुद्रा में कमला जी उनके पैरों के पास हाथों में कागज लिए बैठी थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती। किशन जी ने कहा तो कमला जी परेशान होते हुए बोली, क्या आराम कर लूं जी, मेरी जिंदगी में आराम कहाँ लिखा है? अब तो मरकर ही आराम मिलेगा। अरे आज तुम ये कैसी बहकी बातें करने लगी हो? मरे तेरे दुश्मन, तुम मरकर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करोगी? तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना मैं 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। खैर छोड़, ये सब तू ये बता, हाथ में क्या लिए बैठी है, दिखा तो। कमला जी ने कागज आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा,
बैठी क्या हूँ, अपने को कोस रही हूँ जो ऐसे रात को जन्म दिया मैंने। देखो, आपका बेटा ये तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? दिखाओ, दिखाओ, मैं भी तो देखूं। तुम कहीं मुझे बुड्ढे के साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? कहीं सटिया तो नहीं गई हो? हमारा बेटा और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किशन जी ने बड़बड़ाते हुए कमला जी से कहा और कागज लेकर पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। एक भूत की भांति उस कागज को देखते रह गए। आंखें भर आई तो चश्मा उतार कर अपनी आंखों को पोंछते हुए कुछ साहस बटोर कर कहने लगे, ये दीपक है कहाँ? फिर से बुलाना मेरे पास, मैं भी तो बात करूं इससे। कि आखिर इतनी हिम्मत इसमें कहां से आ गई? कमला जी ने कहा कि दीपक अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। ठीक है कमला, अब तुम जाकर एक कप चाय बना लो, मेरे साथ दर्द करने लगा है। तो कमला जी उठकर रसोई घर में चली गई। लेकिन जैसे ही चाय का भगोना हाथ में लिया तो पीछे से मीना ने आकर कमला जी के हाथ से भगोना ले लिया और बोली, माँ जी, आपने मुझसे क्या दिया होता? अब क्या आपकी काम करने के दिन है? आप आराम करो, मेरे रहते आप काम नहीं कर सकती। बहू की बात सुनकर कमला जी की आंखें भर आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, जीती रह बेटा, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहकर कमला जी बाहर आ गई। थोड़ी देर में मीना अपने सास सुर के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर बैठक में आई तो किशन ने उसे टोकते हुए कहा, मीना बेटा, ये सब क्या है? तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तो मीना ने बीच में ही टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी, आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, मैं आपके माथे पर बाम लगा देती। ये बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले सेहत जरूरी है। तो किशन जी चाय पीने लगे और मीना बाम लेने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर किशन जी ने चाय पीते पीते अपनी पत्नी कमला जी से कहा, देख कमला, अपनी बहू को कितनी गुणवती है और एक हमारा नालायक बेटा है जो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। ऐसे नालायक की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। शाम हुई तो जैसे ही दीपक ने घर में प्रवेश किया तो किशन जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, दीपक, इधर आना तो, जरा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अपने पिता की आवाज सुनकर दीपक सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया और जाते ही बोला, जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? तो किशन जी ने उसे वह कागज दिखाते हुए कहा, ये क्या है? दीपक उस कागज को देखते ही चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो किशन जी ने कहा, देख दीपक, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई कि तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस फैसले से हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो होना चाहिए कि मन में आया तभी कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले मना करती। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है दीपक। तभी कमला जी बीच में बोली, दीपक, मेरे पास बैठ बेटा। देख बेटा, ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। देख, हम तीनों का और इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। इसे तू क्यों हम दोनों का बुढ़ापा खराब करने पर तुला हुआ बेटा? अगर कोई बात है तो बता, मुझे बता, बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा, ऐसा काम ना कर जिससे हमारी जग हंसाई हो जाए। दीपक सब कुछ सुनता रहा और मैं उठते हुए तेज आवाज में बोला, माँ, मुझे मीना के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना।
मैं अब इस घर में नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने तलाकनामा तैयार कर दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने होंगे। तभी किशन जी ने कहा, बेटा, तलाक की कोई वजह होती है, हम ऐसे किसी पर गलत आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखो पिताजी, मीना से मैंने शादी की है, तो जब मैं चाहूं उसे तलाक दे सकता हूं। इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? दीपक तेज आवाज में बोला। तो किशन जी भी गुस्से में बोले, शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। सही कहा तूने, जो सही है उसका पक्ष ना लो। और तुम गलत हो, तुम्हारा पक्ष सिर्फ इससे लो कि तू मेरा बेटा है। लेकिन अब तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मीना अब इसी घर में रहेगी। तो ठीक है पिताजी, आप उसे घर में रखें, लेकिन अब आप भी सुन लो, इस घर में मेरे मन की और मेरे सपनों की रानी पूजा ही आएगी। दीपक तेज आवाज में बोला। तो अच्छा बेटा, अब समझ में आया कि हमारा बेटा किसी मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ कभी नहीं होगा। कहते हुए किशन जी ने उस तलाकनामे को फाड़ दिया। तो गुस्से में लाल पीला दीपक अपने बेडरूम में चला गया। वहां मीना अकेली बैठी उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने दीपक से कहा, सुनो जी, आप माँ बाबूजी से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आपको मुझसे शिकायत है ना, तो मुझे भला बुरा कहें। आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ होगी, जरा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उन्हें इकलौते लाडले बेटे हैं। ये सुनते ही दीपक गुस्से से बोला, चुप रहो। जिन माँ बाप ने मुझे आज तक कभी बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने उन्हें मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले। मैं अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, इसलिए अब तुम भी यहाँ एक पल नहीं रहोगे। कहकर दीपक मीना की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। मीना रोते रोते उसे ऐसे ना करने की गुहार लगाती रही। इधर जब कमला जी और किशन जी ने बहू की आवाज सुनी तो उसके कमरे की ओर दौड़ी। बहू की ऐसी दशा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपक उन्हीं का बेटा है। किशन जी ने बहन से चिल्लाते हुए कहा, रुक जा दीपक, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है राक्षस? हाँ, मैं राक्षस हूं, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। दीपक भी जोर से चिल्लाए। तो किशन जी बोले, तू कौन होता है इसे घर से बाहर निकालने वाला? ये घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूंगा। हाँ हाँ, तो रखो इसे अपने साथ। अब समझा, इसका जादू तो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। दीपक अब उसके आगे एक शब्द ही और नहीं। पास खड़ी कमला जी ने जोरदार तमाचा दीपक के गाल पर जड़ते हुए कहा, खबरदार, तूने अपने बाबूजी के लिए एक भी शब्द मुंह से निकाला था, मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे अब शब्द अपने मुंह से दोबारा निकाली तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा। बाकी बातें सुनकर दीपक मीरा के बाल छोड़ दिए और अपने आप को अकेला समझकर वो स्वयं ही घर से बाहर चला गए। दीपक के घर से बाहर जाते ही कमला जी मीरा को सीने से लगाकर माफी मांगते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरा दीपक मेरा ना रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही और वे आज हमें पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे सास ससुर के रहते हुए तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। तभी किशन जी बोले, सुन भाग्यवान, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी है।
हम बेकार में बेटा बेटा करके मरे जाते हैं। देखा, आज हमारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन बहू, तू चिंता ना कर, जाने दे उसे। ये घर मेरा है, मैं सब तेरे नाम करूंगा। अब तक सोचता था कि दीपक ही इस घर का वारिस है, लेकिन वह तो वायरस निकला। इधर दीपक घर से रूठकर अपनी प्रेमिका पूजा के पास चला गया। पूजा ने उसका स्वागत करते ही उसके आने का कारण जानना चाहा, तो दीपक ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूं। कि सुनकर पूजा को अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वह दीपक को कुछ कह ना सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब पूजा और दीपक एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीत गया, लेकिन दीपक को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वह तो मानो पूजा के साथ उपाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माता पिता जब भी मीना की सूरत देखते तो यही उम्मीद लगाए रहते कि दीपक का गुस्सा जैसे ही शांत होगा तो घर वापस आ जाएगी। कमला जी भी सोचती कि मेरा दीपक अपने बाबूजी से दूर रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के पास वापस जरूर आएगा और अपने के लिए क्षमा की याचना भी करेगा। लेकिन जब 10-20 दिन बीत गए तो नहीं, अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। संजय की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन मीना के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। तो सब लोग अचानक आए। इस निमंत्रण से हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। खैर, समय पर सब लोग घर पहुंच गए। इधर मीना और कमला जी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। तभी किशन जी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और मीना के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते मीना के माता पिता के साथ बाकी सब लोगों के मन में भी डर बैठ गया और सोचने लगे कि शायद किशन जी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं। तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलाया है। सभी के मन में बस एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं घर को निभाना ही नहीं चाहती। तभी किशन जी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूं। आज मैं अपनी और कमला जी की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। मेरे घर में हम दोनों के रहते मेरे नालायक बेटे ने ना सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि अपने माता पिता के दिल को भी ठेस पहुंचाई। मुझे आप लोगों के सामने ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू तो सीता है, लेकिन मेरा दीपक कभी राम नहीं बन सका। पर उसी लड़की के लिए अपनी पत्नी और इस घर को छोड़कर चला गया है। कहते कहते किशन जी के आंखों में आंसू आ गए, तो सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी किशन जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। ये मेरी ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही मीना के माता पिता को दिल बैठ गया। तो कभी किशन जी को देख रहे थे तो कभी अपनी बिटिया, और सोचने लगी कितना सब हो गया, बेटी ने कभी कुछ नहीं। खैर, कुछ देर बाद उन्होंने किशन जी से कहा, साहब, क्या आपने दीपक को समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? तो राम किशन जी बोले, मैंने और कमला जी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी मीना के पिता ने कहा, साहब, एक बार दीपक को हम सबके सामने बुला लेते
तुम सभी उसे समझाते, शायद हम लोगों की बात मान जाता। हाँ समधी जी, मैंने दीपक और वकील साहब दोनों को बुलवाया है, तो आते ही होंगे। आप लोग भी अपना प्रयास कर लेना, क्या पता ये घर बस जाए। ये कहकर किशन जी वहां से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुला देखा तो सामने से दीपक आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। उसको देखते ही कमला जी ने कहा, बेटा तू इधर आ, मेरे पास बैठ। अभी भी मुझसे नाराज है क्या? तो दीपक माँ के पास ही कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया और सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया है। मैं घर नहीं, अदालत में एक कैदी की तरह आया हूं। वह सोच ही रहा था कि तभी दीपक के फूफा जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। बाकी लोगों ने भी उसे अपने अपने तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक पर तो जैसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। उसने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। मैं पूजा के साथ बहुत सुखी हूं, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। उसकी बातें सुनकर मीना के पिता ने दीपक से विनती करते हुए कहा, बेटा ऐसा ना करो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वो? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? क्या कहूंगा गांव को? तभी दीपक अपने ससुर को धकेलते हुए बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या जरूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। तभी किशन जी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आए और बोले, नालायक, मुझे तुमसे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है ना। तुम उस लड़की के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ सकते हो। तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने एक घोषणा करता हूं कि आज से और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई भी नाता नहीं है। मेरे घर, गहने, रुपए, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और कमला जी पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयतनामा में सब कुछ लिखा दिया है। वकील साहब अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। किशन जी ने वकील की तरफ देखते हुए कहा। तो वकील साहब ने भी सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर किशन जी के हस्ताक्षर के साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने टैली करा लिए थे। अपने पिता की बात सुनकर दीपक ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। कहते हुए दीपक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तो उसके जाते सब लोग दुखी मन से विदा हो गए। सबके जाने के बाद किशन जी ने मीना के पिताजी से कहा, समधी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आप मीना को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वह स्वतंत्र है। तो मीना के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही मीना अपनी सास के गले से लगते हुए बोली, माँ जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरे लिए अपने बेटे को त्याग दिया और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, अब ये घर ही मेरा है। ऐसा ससुराल हर एक को नहीं मिलता। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले हैं। आपने अपने उसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। कहकर मीना अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी आप जाओ, अब ये घर ही मेरा अपना घर है। ये माँ बाप आपसे बढ़कर है, तो अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। अपनी बेटी की बातें सुनकर मीना के पिता ने गर्व से उसको सीने से लगाते हुए कहा, बेटी आज मैं भी धन्य हो गई। आज तूने हमारे घर की नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने ये घर चुना
खुश है मेरी बच्ची, ये कहते हुए वे अपने घर की ओर निकल गई। इधर किशन जी और कमला जी भी खुशी से पूरे नहीं समा रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब मीना अपने सास ससुर का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगी। अब अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी करना प्रारंभ कर दिया था। पर वे कहते हैं ना, प्यार का भूत सवार कुछ दिन तक ही चलता है। ऐसी कुछ दीपक के साथ हो। जब से पूजा को ये पता चला कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तब से वह दीपक के साथ खटपट रहने लगी। और एक दिन ये कहकर उसने दीपक को छोड़ ही दिया कि जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तो मेरे क्या होंगे? तुम मुझे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो दीपक। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? पूजा का व्यवहार देखकर आज दीपक को अपने किए का पश्चाताप हो रहा था, लेकिन शर्म के मारे मैं वापस घर ना जा सका। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। इधर एक दिन अचानक ही किशन जी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब गांव वालों ने दीपक को ये खबर पहुंचाई, तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का मृत शरीर रखा हुआ था। उसको देखकर सभी घर वाले चकित रह गए। दीपक भी आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर किशन जी को ले जाने लगी तो दीपक उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तो उसकी माँ कमला जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती हूँ। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है। ये सुनकर सभी लोग कमला जी की ओर देखने लगे। तभी कमला जी ने मीना को आवाज लगाते हुए कहा, मीना बेटा, जाओ ना, अपने बाबूजी की सारी रस्मों को पूरा करो। मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, इसलिए तू ही उन्हें मुखाग्नि देगी। ये सुनकर दीपक के अलावा वापस तो सभी लोग दंग रह गए। अब दीपक उनकी सब यात्रा में शामिल तो हुआ, किंतु बेटा होने का फर्ज अदा नहीं कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए, लेकिन दीपक वही बैठा अपने बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा, जहां उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा, हे प्रभु, मैं भी कैसा बदनसीब हूं जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली है। सच में मैं जब अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूं। इससे भी कठोर सजा दे, मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तुम कैसे माफ कर सकते हो? कहते हुए दीपक वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।